आज के इस पॉडकास्ट की जो हमारी मेहमान है वो है डॉक्टर अंकिता सेठी। अंकिता सेठी एक रिप्रोडक्टिव मेडिसिन कंसल्टेंट और आईवीएफ एक्सपर्ट है, जिन्होंने अपनी जो पढ़ाई है वो एम्स दिल्ली से की है। आज के इस पॉडकास्ट में हमने उनसे बात की है आईवीएफ के बारे में कि आईवीएफ क्या है, कैसे होता है, इसके क्या क्या स्टेप्स है और इसको कराने में कितना कॉस्ट आता है। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स पर हम लोगों ने बात किया है। तो आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर अंकिता सेठी जी का इन हेल्दी पॉडकास्ट। तो बहुत बहुत स्वागत है अंकिता मैम हेल्दी पॉडकास्ट में। अंकिता मैम, आईवीएफ पे जाने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि प्रेग्नेंट होने के लिए किन किन चीज़ों का नॉर्मल होना सबसे पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये क्वेश्चन बहुत कॉमनली हमसे पेशेंट्स ओपीडी में पूछते हैं कि व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट, क्या प्रेग्नेंट होने के लिए क्या क्या नॉर्मल होने की ज़रूरत है। तो मैं जनरली अपने पेशेंट्स को बताती हूँ जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है स्पेशली फीमेल्स के लिए, वो है कि उनको ओवेरियन रिजर्व नॉर्मल होना चाहिए। दैट मीन्स उनके अंडरदानी में जितने फॉलिकल्स हैं जी। वो एक पर्टिकुलर नंबर होता है। जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे वो नंबर कम होता है। तो अगर 25 ईयर ओल्ड का जितना ओवेरियन रिजर्व होगा वो एक 35 ईयर ओल्ड का नहीं होगा, कि मतलब वो कितने फॉलिकल्स है उसके ओवरी के अंदर। वो हम कुछ ब्लड टेस्ट और कुछ अल्ट्रासाउंड से देख सकते हैं कि इस वक्त ओवेरियन रिजर्व कितना है उसका। ओके। देन कम्स उसकी ट्यूब्स ओपन है कि नहीं है, उसके लिए भी कुछ टेस्ट अवेलेबल हैं जिससे हम चेक कर सकते हैं कि ट्यूब ओपन है कि नहीं। उसके बाद आता है बच्चादानी, दैट मीन्स यूट्रस, वो नॉर्मल है कि नहीं है, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई फाइब्रॉइड या एडिनोमायोसिस तो नहीं है। एंड देन कम्स द हस्बैंड सीमन एनालिसिस, ओके। कि हस्बैंड के शुक्राणु ठीक होने चाहिए तभी प्रेगनेंसी हो सकती है। ओके। तो ये चार चीज़ों का रिक्वायरमेंट बहुत ज़रूरी है प्रेग्नेंट होने के लिए। वन इज़ पेशेंट का ओवेरियन रिजर्व, जो फीमेल का ओवेरियन रिजर्व है। फिर है ट्यूब्स नॉर्मल होनी चाहिए, यूट्रस ठीक होना चाहिए, और हस्बैंड का सीमन एनालिसिस ठीक होना चाहिए। ओके। तभी पेशेंट प्रेग्नेंट हो सकती है। उनकी मैरिड लाइफ अगर नॉर्मल है तो दीज थिंग्स अगर नॉर्मल होंगी तो प्रेगनेंसी हो सकती है। ओके। जिन लोगों को प्रेग्नेंट होने में दिक्कत होती है तो एक टर्म आजकल बहुत ज़्यादा सुनने में आईवीएफ, या आप एक आईवीएफ एक्सपर्ट भी है। यस। तो मैं आईवीएफ के बारे में जो है आज का पॉडकास्ट करना चाहूँगा। तो सबसे पहले आईवीएफ क्या है, इसको आसान भाषा में अगर लोगों को समझा पाए तो। यस, तो आईवीएफ फुल फॉर्म इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है, या फिर लोग जो इसको बोलना चाहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। हाँ। लेकिन मैं उनको ये क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि सिर्फ टेस्ट ट्यूब बेबी नहीं होता है, उसके जो स्टेप्स होते हैं वो ये होते हैं। पहले तो कि कौन से पेशेंट्स में उसकी आवश्यकता होती है हम उस पर भी आएंगे, लेकिन आईवीएफ होता क्या है। बेसिकली हम जो फीमेल्स हैं उनको कुछ इंजेक्शन देते हैं, उसके बाद उनके एग्स रिट्रीव करते हैं अंडर एनेस्थीसिया। एग को बाहर निकाला जाता है, हस्बैंड का सैंपल लिया जाता है, एग और स्पर्म को मिला के एम्ब्रियो बनाया जाता है, और उस एम्ब्रियो को बच्चेदानी के अंदर ट्रांसफ़र किया जाता है जिसको एम्ब्रियो ट्रांसफ़र बोलते हैं। तो इसमें हम बहुत सारे स्टेप्स बाईपास कर रहे हैं, क्योंकि एग हमने बॉडी के बाहर निकाला, लेबोरेटरी में स्पर्म के साथ मिलाया, एम्ब्रियो बनाया और फिर बच्चेदानी में डाला। ये सुनने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है बट बहुत आसान स्टेप्स होते हैं। तो जिन पेशेंट्स को रिक्वायरमेंट होती है, सबको रिक्वायरमेंट नहीं होती, जिनको रिक्वायरमेंट होती है उनको हम आईवीएफ एडवाइस करते हैं। ओके। ये मतलब किन को रिक्वायर, किस प्रकार के जो कैंडिडेट्स होते हैं या पेशेंट्स होते हैं, किन्हें ज़रूरत होती है आईवीएफ की। जैसे मैंने बताया जो चार रिक्वायरमेंट्स होती हैं प्रेगनेंसी होने के हाँ। लिए, उनमें अगर कहीं पे दिक्कत है ओके। तो फिर हम आईवीएफ के बारे में सोच सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। हम्म। जैसे फॉर एग्जांपल पेशेंट की ट्यूब्स बिल्कुल ख़राब हैं, जी। दोनों ट्यूबें बंद हैं, जो सर्जरी से भी ओपन नहीं हो सकती। जी। अगर किसी की ट्यूब ब्लॉक आई है तो सर्जरी करना एक ऑप्शन होता है, सर्जरी करके ट्यूब्स खोली जा सकती है। ओके। बट कभी कभार कुछ पेशेंट्स में इन्फेक्शन या किसी भी कारण की वजह से ट्यूब्स अगर बहुत ज़्यादा डैमेज्ड है, इन दैट सिनेरियो आप ट्यूब ओपन नहीं कर सकते। फिर क्या, क्योंकि ट्यूब्स बहुत ज़रूरी है नेचुरली कंसीव करने के लिए। अगर नेचुरली नहीं हो रहा कंसीव, देन हमें एक बाहर निकालना पड़ेगा और आईवीएफ करना पड़ेगा, क्योंकि ट्यूब्स अगर नहीं ओपन हो सकती तो पहला है ट्यूब अगर ख़राब है तो। सेकंड है अगर ओवेरियन रिजर्व, जैसे मैंने कहा कि फॉलिकल्स जो ओवरी में होते हैं वो अगर बहुत कम है पेशेंट के, तो भी नेचुरल कंसेप्शन में दिक्कत हो सकती है।
तो जिसको हम कहते हैं लो ओवेरियन रिजर्व, या फिर बहुत सारी फीमेल्स नाउ अंडरस्टैंड कि लो AMH, एक ब्लड टेस्ट होता है AMH, उससे पता चलता है कि उस फीमेल की अंडादानी में कितने अंडे बचे हैं। तो वो AMH अगर बहुत कम होता है तो उन पेशेंट्स के अंदर भी अगर हम नेचुरली नहीं पॉसिबल है हमारे लिए, तो फिर IVF के जरिए हम करा जा सकता है ये। ओके, एज क्या होता है, मैक्सिमम एज क्या होता है, मिनिमम एज क्या होता है? मैक्सिमम एज 50 इयर्स होती है, जी। अकॉर्डिंग टू एक न्यू लॉ आया है IVF का, उसके हिसाब से मैक्सिमम एज 50 इयर्स होती है किसी भी फीमेल के लिए IVF ट्राई करने के लिए, जी। एंड मिनिमम एज 23 इयर्स होती है। ओके, अभी सॉरी डिस्टर्ब कर रहा हूँ, अभी मैंने एज पे हमारी बात हो रही है, तो अभी एक केस आया था सिद्धू मूसेवाला की मम्मी जो है दोबारा प्रेग्नेंट हुई है और कह रहे हैं कि वो IVF के थ्रू ही ऐसा कुछ हुआ है। तो आई थिंक उनकी उम्र 50 से ये ऊपर है, तो उसके बारे में कुछ जानकारी? जैसे बहुत हमारे पेशेंट्स भी आजकल आते हैं जो पूछते हैं इसके बारे में, लेकिन ये मैं बताना चाहूँगी क्योंकि न्यू लॉ आया है, न्यू लॉ के हिसाब से 50 इयर्स के ऊपर फीमेल्स का हम IVF नहीं कर सकते हैं, ओके। पहली चीज़। दूसरी चीज़, ऑब्वियसली एक बार 40 इयर्स के ऊपर एज हो जाती है तो अंडा बनने की क्षमता बहुत कम हो जाती है। उस सिनेरियो के अंदर एक और ऑप्शन होता है डोनर एग यूज़ करके IVF करने का। डोनर एग क्या होता है थोड़ा? डोनर एग ये मेडिको लीगली साउंड प्रोसीजर है और ये लॉ ने अलाउ किया है। एज अ IVF एक्सपर्ट, एज अ रिप्रोडक्टिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट, हमारे पास जब पेशेंट्स आते हैं हम उनका एज देखते हैं, उनका AMH का टेस्ट कराते हैं और अल्ट्रासाउंड करके देखते हैं। जिनमें अंडा बनने की क्षमता बिल्कुल खत्म हो चुकी है, अंदर अंडे कुछ है ही नहीं, उन पेशेंट्स के अंदर डोनर अंडा IVF का ऑप्शन दिया जा सकता है। मतलब नाउ कमिंग टू क्या होता है डोनर अंडा IVF, वो ये होता है कि देर आर फीमेल्स, डोनर एजेंसीज होते हैं बेसिकली, गवर्नमेंट अप्रूव्ड डोनर एजेंसीज होते हैं जो डोनर्स विलिंगली अपना एग डोनेट करना चाहते हैं। ओके। या फिर जो पेशेंट आए हैं उनके कोई रिलेटिव है जो अपनी मर्जी से एग डोनेट करना चाहते हैं, ओके। तो वो लेकर आते हैं उनको कि हमें इनका एग ये डोनेट करने के लिए रेडी है। तो जैसे हम IVF एक फीमेल का करेंगे नॉर्मली, अगर किसी पेशेंट का करेंगे, उसी तरह हम उनका जिनको डोनेशन की ज़रूरत है उनका IVF नहीं होगा, जो डोनर है उसका IVF होता है। इन द सेंस उसको इंजेक्शन मिलते हैं, उसके एग्स निकाले जाते हैं, बट एक प्रॉपर पेपर वर्क होता है, डॉक्यूमेंटेशन होता है, मेडिको लीगल पेपर्स बनते हैं। रिसिपिएंट ये पेपर बनाता है कि हम अपनी मर्जी से डोनर लेना चाहते हैं, और जो डोनर है वो पेपर बना के देता है कि हम अपनी मर्जी से डोनेट करना चाहते हैं और उनका कोई कानूनी हक नहीं होगा उन एग्स के ऊपर। वो ऐसे प्रॉपर मेडिको लीगल पेपर्स बनते हैं। उसके बाद ही हम जो डोनर बेसिकली फीमेल होते हैं उनको इंजेक्शन दिए जाते हैं। तो वो जब एग निकाले जाते हैं, स्पर्म के साथ मिला के जो एम्ब्रियो बनता है, फिर जो वो रिसिपिएंट होता है उसको दिए जाते हैं वो एम्ब्रियो। तो जो आप बात कर रहे हैं, जो भी फीमेल्स होते हैं जो 45 to 50 ईयर ओल्ड के एज ग्रुप के होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स उन लोगों के तो एग नहीं बचते हैं ओवरी के अंदर क्योंकि उनको मेनोपॉज आने वाला होता है। उन पेशेंट्स में अगर वो IVF करना चाहते हैं तो बहुत बार, ये नहीं सब पेशेंट्स में, बट अगर एज, AMH और जो अल्ट्रासाउंड पे हमें दिखता है कि एग नहीं बन रहे हैं, तो उनको अगर डोनर की आवश्यकता है तो इस तरीके से उनके लिए किया जा सकता है, जो लीगल प्रोसीजर है। ओके। इसमें क्या मतलब सक्सेस रेट क्या होता है IVF का? IVF का सक्सेस रेट बहुत सारे पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है। जैसे मैंने कहा, एज पे भी डिपेंड करता है। जो यंगर एज की फीमेल्स होंगी, 25 to 30 ईयर ओल्ड होंगी, उनमें ज़्यादा सक्सेस होगा क्योंकि उनकी एग बनने की क्षमता बेटर होती है, एग की क्वालिटी भी बेटर होती है। जैसे यंग फीमेल्स आते हैं जो 25 से 30 साल के, अगर उनकी ट्यूब्स खराब है या हस्बैंड की रिपोर्ट में कोई दिक्कत है, बट उनके एग ठीक बन रहे हैं और एग की क्वालिटी ठीक है, तो उनमें सक्सेस रेट 70 to 80% तक भी जा सकता है। लेकिन जो हायर एज की फीमेल्स होते हैं, जो 35 एंड बियॉन्ड होते हैं, एग क्वालिटी खराब होती है। जो मैं अपने पेशेंट्स को भी जनरली सिंपल भाषा में ये समझाती हूँ, जैसे हम बूढ़े होते हैं वैसे एग भी बूढ़ा होता है, वैसे स्पर्म भी बूढ़ा होता है। तो उसकी वजह से एग की क्वालिटी भी खराब होती है, स्पर्म की क्वालिटी भी खराब होती है।
तो हमें जब भी ऐसे पेशेंट्स आते हैं, आजकल बहुत कॉमनली मोर देन 35 इयर्स के पेशेंट्स आते हैं, तो उनको हमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स मेडिसिन देने पड़ते हैं, उनकी लाइफस्टाइल के बारे में उनको बताना पड़ता है, ताकि एग क्वालिटी और स्पर्म क्वालिटी इंप्रूव हो, तभी हम आईवीएफ का सक्सेस रेट बढ़ा सकते हैं। तो जो 35 एंड बियॉन्ड वाले, जो कमिंग टू द क्वेश्चन, जो 35 एंड बियॉन्ड वाले हैं, उनमें हम 40 to 50% मान के चल सकते हैं सक्सेस रेट ऑन एन एवरेज फॉर वन साइकिल। एंड अगर क्यूमुलेटिव बोलते हैं हम ना, कभी कभी 2 बार एम्ब्रियो ट्रांसफर, मतलब अगर एक नेगेटिव आता है तो सेकेंड टाइम भी हम करते हैं, तो क्यूमुलेटिव की 2 बार करने पे कितना सक्सेस रेट होगा, वो फिर 50 से 60% तक पहुंच जाता है। तो 70% हम मान के चल सकते हो, डिपेंडिंग ऑन एज एंड एवरीथिंग, कि ओवेरियन रिजर्व कैसा है, क्वालिटी कैसी है, एम्ब्रियो कैसा बना, बच्चादानी कैसी है, तो यूट्रस भी ठीक होगा और एम्ब्रियो डालेंगे तभी तो वो जाके इम्प्लांट होगा। तो बहुत सारे पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है सक्सेस रेट। तो इट कैन रेंज बिटवीन 40% to 70% डिपेंडिंग ऑन वेरियस पैरामीटर्स ऑफ द फीमेल, मतलब माँ के ऊपर और बाप के ऊपर उनके कैसे क्वालिटी है और उसके हिसाब से। अच्छा, कॉस्ट क्या आता है इसका? क्योंकि आजकल हमने मतलब वो सुना है कि बहुत ज़्यादा महंगा होता है। कॉस्टली है। जी जी। हाँ, देखिए एक्चुअली वो कॉस्टली प्रोसीजर इसलिए होता है, पहली चीज़ तो क्योंकि जो इंजेक्शंस लगते हैं वो हार्मोन इंजेक्शंस लगते हैं, एंड वो रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी से बनते हैं इंजेक्शंस, एंड मेजॉरिटी आर इम्पोर्टेड फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। बहुत सारे इंडिया में भी अब बनने लगे हैं, पहले आउटसाइड इंडिया से आते थे, इसलिए कॉस्टली होता है। तो जो इंजेक्शंस एज सच बहुत कॉस्टली है, प्लस जो लेबोरेटरी प्रोसीजर्स जो होते हैं उसके लिए जो मशीन्स यूज होती है, दे आर वेरी कॉस्टली मशीन्स, they run in crores, the machine itself run in crores, जो acquire करते just to do that IVF process। तो जो general range होता है, again I cannot say a particular amount, एक range होता है, it can range from 1.5 lakh rupees to 2.5 lakh rupees for one cycle। दैट इज द थिंग, मतलब अगेन ऑल डिपेंड्स अपॉन, क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे प्रोसीजर्स होते हैं जो कुछ पेशेंट्स को जरूरत होती है, कुछ को नहीं होती है, तो वो रेंज करता है 1.5 to 2.5 के बीच में, डिपेंडिंग ऑन क्या प्रोसीजर करना है। इस प्रोसीजर में जब ये होता है शुरू से लेकर लास्ट तक, कोई रिस्क या कोई कॉम्प्लिकेशंस ऐसे आते हैं कि जो बहुत ही ज़्यादा मतलब रिस्की हो जाते हैं लाइफ के लिए या फिर उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए? तो अगेन वेरी गुड क्वेश्चन, लेकिन ये है अगर कोई क्वालिफाइड पर्सन ये प्रोसीजर कर रहा है, उनको पता है सब कुछ इस प्रोसीजर के बारे में, तो कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस निग्लिजिबल हो जाते हैं। अगर कोई नॉट दैट क्वालिफाइड पर्सन अगर करेगा तो कॉम्प्लिकेशन के रिस्क बढ़ जाते हैं। इन दिस सिनेरियो कि हम, जैसे मैंने आपको बताया, पीरियड के दूसरे दिन से 12वें या 14वें दिन तक 10 से 12 दिन के इंजेक्शंस हर रोज लगते हैं फीमेल को। साइमल्टेनियसली हम अल्ट्रासाउंड्स करके देखते हैं। डेली इंजेक्शन लगता है? डेली इंजेक्शन लगता है 10 से 12 दिन के लिए। तो उसमें क्या डोज देनी होती है, कितने दिन तक देनी होती है, कैसे मॉनिटर करना होता है, वो एक स्पेशलिस्ट ही बता सकता है। एक नॉट द सो क्वालिफाइड पर्सन नहीं बता सकता है। तो अगर कोई अनक्वालिफाइड पर्सन वो चीज कर रहा होगा तो कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। उनको हम कहते हैं ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन। उसमें हम जब पेशेंट को इंजेक्शंस देते हैं, हमारा कोशिश होता है कि ओवरी के जो फॉलिकल्स उनका साइज इंक्रीज किया जाए, उसी को फिर हम एग को रिट्रीव करते हैं। लेकिन अगर कोई अनक्वालिफाइड पर्सन वो चीज करेगा, उसको उतनी नॉलेज नहीं है, तो इस सिनेरियो के अंदर फिर पेशेंट को रिस्क हो सकता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि छोटे सेंटर्स आउटसाइड दिल्ली कहीं पे कोई इंजेक्शंस दे दिए, उसको पता नहीं उसका क्या इफेक्ट आएगा, बट इंजेक्शंस दे दिए, फिर पेशेंट कॉम्प्लिकेशन करके आ सकता है। बट अगर आप किसी क्वालिफाइड पर्सन से प्रोसीजर करवाते हो, जिसको नॉलेज है कि कितना इंजेक्शन देना है, कितने दिन तक देना है, प्रोसीजर कैसे करना है, तो निग्लिजिबल साइड इफेक्ट है, फिर कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि डॉक्टर को नॉलेज है कि वो साइड इफेक्ट कैसे नहीं हो, उसको प्रिवेंट करने के तरीके हैं। बट अगर किसी को नॉलेज नहीं तो वो प्रिवेंट नहीं कर सकता उस कॉम्प्लिकेशन को। वैसे ना के बराबर है। मैं इसलिए बताना चाहती हूँ कि हमारे पास पेशेंट आउटसाइड दिल्ली से आते हैं, जो ऐसे लोगों से भी करवा के आते हैं जिनको एडीएन या आईवीएफ कैसे करना है। मैम थोड़ा मेडिसिन के बारे में बात करते हैं। आईवीएफ किस प्रकार की मेडिसिन दी जाती है, कैसे इंजेक्शन होते हैं और क्या कोई साइड इफेक्ट्स हो सकता है उनका? देखिए, जो इंजेक्शंस होते हैं वो हार्मोन के इंजेक्शंस होते हैं, जो बॉडी में ऑलरेडी हार्मोन होता है। हर फीमेल की बॉडी में हार्मोन्स जो होते हैं, उसी से हर महीने एग बनता है और रप्चर होता है।
उन्हीं इंजेक्शंस को थोड़ा हायर डोज में देना पड़ता है आईवीएफ करने के लिए। ओके। बट उसके डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी से बना हुआ भी इंजेक्शन होता है और नॉर्मल टेक्नोलॉजी से भी बने हुए इंजेक्शंस होते हैं। ओके। तो वही आउटसाइड इंडिया से भी इंजेक्शंस मंगवाए जाते हैं, यूरोपियन कंट्रीज से भी, और इंडियन बेस्ड कंपनीज भी अब बनाने लग गई हैं इंजेक्शंस। ओके। तो वेरियस रेंजेस देयर, सस्ते से लेके महंगा तक, एफिकेसी वाइज भी वेरी करता है। जो हम पूछना चाह रहे हैं कि वो है कि हार्मोन इंजेक्शन है तो क्या साइड इफेक्ट हो सकता है। तो फीमेल्स को पता होता है उनको पीरियड के वक्त कैसे थोड़ा बहुत पेन होता है, या ब्रेस्ट में थोड़ा बहुत टेंडरनेस हो सकती है, या मूड स्विंग्स होते हैं जो पीरियड से पहले वैसे भी बहुत सारे फीमेल्स को होते हैं। तो वैसे वाले सिम्टम्स आ सकते हैं जो बॉडी में नॉर्मली भी आते हैं पीरियड के वक्त या पीरियड से जस्ट पहले, वो थोड़े एग्रीवेटेड फॉर्म में हो सकते हैं क्योंकि हम हार्मोन के इंजेक्शंस दे रहे हैं। लेकिन अब जिस पेशेंट को रिक्वायरमेंट है आईवीएफ करने की वो तो हमें करना पड़ेगा, बट ये थोड़े बहुत सिम्टम्स आ सकते हैं क्योंकि हमने हार्मोन के इंजेक्शंस दिए हैं। ओके। बट जरूरी नहीं कि सबको आए, कुछ को आते हैं कुछ को नहीं आते हैं। ओके। हाँ मैम, थोड़ा देखिए, अगर क्या कोई पॉसिबिलिटी है कि कितनी बार या एक बार ही हम आईवीएफ के थ्रू बच्चा पैदा कर सकते हैं, या कितनी बार कर सकते हैं, इसका कोई नंबर है? ऐसे कोई डिफाइन नंबर नहीं है, बट नॉर्मली हम अराउंड 3 साइकिल्स ऑफ आईवीएफ तक ही करना प्रेफर करते हैं। मतलब 3 बच्चे कर सकते हैं आप? हाँ, मतलब 3 आईवीएफ साइकिल्स कर सकते हैं। आईवीएफ साइकिल से मेरा मतलब है, जो अगेन आई लाइक टू एक्सप्लेन वंस मोर, कि जब पीरियड के सेकेंड डे से हम 10 से 12 दिन के जो इंजेक्शंस देते हैं, जी जी। और फिर जब हम पूरा बेहोश करके एग को रिट्रीव करते हैं, एग्स बाहर निकालते हैं एंड फिर एम्ब्रियो बनाते हैं स्पर्म्स लेकर, तो दैट इज 1 साइकिल। हम उसको 1 कंप्लीट साइकिल मानते हैं। तो ऐसे हम 3 साइकिल्स तक करते हैं, कर सकते हैं इफ रिक्वायर्ड। कुछ पेशेंट्स को एक ही साइकिल में सपोज अच्छे एम्ब्रियोज बन गए और अच्छे नंबर ऑफ एम्ब्रियोज बन गए तो दोबारा दोबारा इंजेक्शंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लेकिन एक ही साइकिल में हम 6 से 7 एम्ब्रियोज भी बना लेते हैं। ओके। एक साइकिल से आप 3 बच्चे पैदा करते हो, 4 भी कर सकते हो? हाँ, मैं वही बता रही हूँ, उसका मतलब ये है कि अगर हम 6 से 7 एम्ब्रियो बनाए तो हम एट अ टाइम एक ही एम्ब्रियो वापस डालते हैं। हाँ, तो उससे एक बेबी के चांसेस हैं। बाकी जो एम्ब्रियोज हैं उनको हम फ्रीज कर देते हैं, इन फ्यूचर फ्रीज कर देते हैं, मतलब एम्ब्रियो फ्रीज हो जाता है। जी जी। फिर अगर पेशेंट को प्रेगनेंसी हो गई, बेबी हो गया, तो वो 3 साल के बाद आके वही एम्ब्रियोज को वापस डलवा सकते हैं टू गेट अनदर प्रेगनेंसी। उसमें इंजेक्शन की कोई जरूरत नहीं, दोबारा इंजेक्शन की जरूरत। अच्छा, अभी आप एक बात बहुत बार बार बोल रही है कि हम उनको एनेस्थीसिया दे के जो है एग रिट्रीव करते हैं। पेनफुल होता है क्या प्रोसीजर? नहीं, तो वो जैसे बताया 10 से 12 दिन के इंजेक्शन देने के बाद जब एग रिट्रीवल का प्रोसीजर होता है, इट्स अ वेरी माइनर प्रोसीजर, लेकिन एनेस्थीसिया देना पड़ता है। जैसे मॉर्निंग में पेशेंट एडमिट होते हैं, अंडर एनेस्थीसिया प्रोसीजर होता है, मुश्किल से 15 मिनट का प्रोसीजर होता है, एंड बाय आफ्टरनून पेशेंट इज डिस्चार्ज्ड। तो जो पेन भी होता है, अगेन द सेम क्वेश्चन हमसे भी पेशेंट्स पूछते हैं कि पेन होता है कि नहीं होता है, तो पेन नहीं होता, एनेस्थीसिया दिया ही इसलिए जाता है ताकि पेन ना हो। एंड पोस्ट प्रोसीजर भी बस इतना ही पेन होता है जितना पीरियड्स वाला पेन होता है किसी भी नॉर्मल फीमेल को, विच इज मैनेजेबल विद अ पेन किलर, सो इट इज नॉट अ पेनफुल प्रोसीजर। ओके। एक आईवीएफ होता है, एक आईयूआई, थोड़ा सा डिफरेंस क्या है इनमें? काफी डिफरेंस है। ओके। एंड पेशेंट्स अगेन पूछते हैं कि क्या डिफरेंस है। तो जब मैंने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जैसे किया था, उसमें था कि अगर कोई यंग कपल आता है, उनको प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं, 1 साल हो चुका है ट्राई करते हुए, लेकिन कंसीव नहीं हुआ है, तब हम उनका चेकअप करते हैं कि ओवरीज ठीक है कि नहीं, ट्यूब्स ठीक है कि नहीं, यूट्रस ठीक है कि नहीं, और हस्बैंड का सीमेन ठीक है कि नहीं। अगर सारे पैरामीटर्स ठीक होते हैं तब उनको हम ऑप्शन देते हैं कि हम आपको टैबलेट्स देंगे एग बनाने के लिए, और उसके बाद या तो आप हस्बैंड वाइफ नेचुरली मिलके ट्राई कर सकते हो जब फॉलिकल बनेगा, या फिर हम आईयूआई कर सकते हैं। आईयूआई का फुल फॉर्म होता है इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। तो इंट्रा यूट्राइन का मतलब हुआ यूट्रस के अंदर, इंसेमिनेशन का मतलब हुआ सीमन को हम यूट्रस के माउथ पे डाल देते हैं ताकि स्पर्म्स ट्रैवल करके अपने आप एग को फर्टिलाइज कर सके। तो हम जो नेचुरल प्रोसेस है उसी को असिस्ट कर रहे हैं। तो उसमें हम ये है कि हस्बैंड हमारे लैब में, हमारे क्लिनिक में लैब में आके अपने सैंपल प्रोवाइड करते हैं, उसको लेबोरेटरी में प्रोसेस किया जाता है,
सिंपल लैंग्वेज में अगर हस्बैंड के स्पर्म क्वालिटी में कोई दिक्कत है, तो जब हम सैंपल को प्रोसेस करते हैं जी तो बैड स्पर्म्स जो होते हैं, जो खराब स्पर्म्स होते हैं, वो एलिमिनेट कर देते हैं हम। जी जो गुड स्पर्म्स बचते हैं उनको सिलेक्ट करके एक इंजेक्शन फॉर्म में नीचे के रास्ते इंजेक्ट कर दिया जाता है। ओके उसको इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन करते हैं। तो ओके उसमें IUI बस ओके सीमेन को बचदानी के अंदर डाल देते हैं डायरेक्टली। ओके इट्स अ वेरी वेरी माइनर प्रोसीजर, कोई बड़ी चीज नहीं है। ओके जो फीमेल होती है उनको सिर्फ गोलियां दिया जाता है, Okay. टैबलेट्स दी जाती है, कोई इंजेक्शंस नहीं लगते हैं। ओके और अल्ट्रासाउंड से देखा जाता है कि एग बन के या फॉलिकल बन के रप्चर हुआ कि नहीं। जब ओके फॉलिकल रप्चर हो जाता है कि हाँ कि इस टाइम पे ओव्यूलेशन हो गया जी है, जी उस टाइम पे नीचे से हस्बैंड का सीमेन इंजेक्ट कर दिया जाता है। तो ओके दैट इज इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। आईवीएफ में आप लैब में दोनों को मिलाते और IVF बहुत अलग वही चीज है, हाँ, क्योंकि हमने 12 दिन इंजेक्शन दिए, ओके जितने भी एग बने जी उनको निकाल लिया। अब वो जी 10 एग भी हो सकते हैं। ओके IUI में एक ही एग बनता है, ओके एक ही है, रप्चर होता है, हम उसको बाहर नहीं निकाल रहे हैं, ओके वो बॉडी के अंदर ही है। ओके हम सिर्फ सीमेन के सैंपल को प्रोसेस करके इंजेक्ट कर रहे हैं। तो वो Okay. नॉर्मल प्रोसीजर ही है, वो आप नेचुरल तरीका ही है कंसीव करने का, उसको हमने थोड़ा असिस्ट कर दिया है। ओके IVF में हमने इंजेक्शन दिए, जब फॉलिकल्स बन गए उसके एग्स निकाल लिए। सो वो 10 एग भी हो सकते हैं, वो 12 एग भी हो सकते हैं, वो 5 एग भी हो सकते हैं। ओके लेबोरेटरी में निकाल के हस्बैंड का सीमेन लेके स्पर्म्स और एग को मिला के जी एम्ब्रियो बना रहे हैं। जी तो IVF में पूरा का पूरा एम्ब्रियो लेबोरेटरी में बन रहा है और एम्ब्रियो फिर बॉडी के अंदर डाल रहे हैं, यूट्रस के अंदर डाल रहे हैं प्रेगनेंसी करने के लिए। तो ओके IVF इज मोर इलैबोरेट प्रोसीजर एंड IUI इज वेरी बेसिक प्रोसीजर। ओके अब मैम थोड़ा सा एग फ्रीजिंग पे बात करते हाँ हैं। जी। एग फ्रीजिंग अक्सर बहुत सारी लड़कियां जो है खास करके अब हाँ बहुत ज़्यादा करा रही हाँ है। एग फ्रीजिंग की ज़रूरत पहली बात तो क्यों पड़ रही है? हम्म और मैंने किसी को सुना था, कोई आईवीएफ एक्सपर्ट ही थे, हम्म उन्होंने बोला था कि क्या होता है कि जब मतलब वो लड़कियां पैदा होती है ना, तो अपने साथ में, मतलब उन्होंने समझाने के लिए ये बात हाँ बोली थी कि अपने साथ में नंबर ऑफ एग्स लेके पैदा होती है, हाँ जी फिर वो धीरे धीरे समय अनुसार खत्म होते हाँ रहते हैं। जी जबकि मेल्स में क्या है, वो नया स्तंभ हाँ जी ये बनता रहता है। हाँ जी। तो एग फ्रीजिंग की ज़रूरत पहली बात तो आजकल क्यों पड़ रही है? और क्या ये इससे मतलब आपका जो बेबी होगा इन फ्यूचर, क्या उसकी हेल्थ पे कुछ असर पड़ता है कि नहीं पड़ता है? ये कराना कितना सही है, कितना नहीं है, थोड़ा सा इसको बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत फ्रीक्वेंटली आजकल तो पूछ रहे जी हैं। तो जैसे आपने बताया, आपने सही बताया कि हर फीमेल जब पैदा होती है वो एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ एग्स के साथ या अंडों के साथ पैदा जी होती जी है। वो जो पर्टिकुलर नंबर है वो धीरे धीरे एक बार जब पीरियड्स आने लग जाते हैं किसी फीमेल को जो जी 13-14 साल की उम्र में, जी उसके बाद टिल द टाइम उनको मेनोपॉज होता है, पीरियड आना बंद हो जाता है, ओके 40-45 ईयर्स। ओके इस दौरान पूरे 20-25 साल में हर महीने एक एग बन के रप्चर होता है। तो ओके जो क्वांटिटी होती है जी वो धीरे धीरे कम होती रहती है, वो क्वांटिटी बढ़ाई नहीं जा सकती। ओके तभी मैंने जैसे बताया था, जो 25 to 30 ईयर वाला एज ग्रुप होता है वो बेस्ट होता है, क्योंकि तब बेस्ट फर्टिलिटी होती है, बेस्ट ओवेरियन रिजर्व होता है, बेस्ट नंबर ऑफ एग्स अवेलेबल होते हैं ओवरी के अंदर। 30 to 35 ईयर्स में धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। 35 ईयर्स के बाद वो ड्रास्टिकली कम हो जाता है, मतलब ओके अचानक से, ऐसे प्रॉपर चार्ट्स होते हैं जैसे, तो ना ऐसे फर्टिलिटी, जी फिर ऐसे ड्रास्टिकली डाउन। ओके तो 35 ईयर्स के बाद वो ड्रास्टिकली डाउन, और 40 ईयर्स के बाद ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, मतलब बिल्कुल खत्म होने के चांसेस होते हैं 40 ईयर्स के बाद। ओके अब आजकल क्यों जरूरत होने लग गई है? ठीक है, अच्छी बात है, वी ऑल आर स्टडिंग, हम सब पढ़ाई कर रहे हैं, सब Okay. करियर्स बना रहे हैं, सब शादी लेट कर रहे हैं। आजकल गेटिंग मैरिड एट 30 ईयर्स बहुत कॉमन हो गया है, सब 30 ईयर्स के बाद ही शादी करना प्रेफर करते हैं। और अगर कोई 25 to 30 ईयर्स में शादी कर भी लेता है तो ज़रूरी नहीं कि कोई प्रेगनेंसी करना चाहे। सब चाहते हैं कि प्रेगनेंसी तब हो जब वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, सब ने करियर्स बना लिए हो, या एजुकेशन ख़त्म हो जी गई। जी तो बहुत कॉमन हो गया है आजकल कि सब कपल्स, नॉट जस्ट फीमेल्स, कपल्स एज सच ही 35 ईयर्स के बाद प्रेगनेंसी करना चाहते हैं। तो अगर कोई फीमेल वही पढ़ाई कर रही है या करियर बना रहे हैं या शादी लेट हो रही है, या फिर एज अ कपल ओनली दे डोंट वांट टू, कि चाहते नहीं कि अभी 35 ईयर्स से पहले बच्चा करें, लेकिन अब ये ज़रूरी है कि 35 ईयर्स के बाद फर्टिलिटी ही कम हो जाएगी,
अंडा बनने की क्षमता जो हम हिंदी में बोलेंगे वो बिल्कुल बहुत कम हो जाती है 35 इयर्स के बाद, और 40 इयर्स के बाद ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाती है। ओके। तो इस सिनेरियो के अंदर अब एज अ फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, एज अ आईवीएफ स्पेशलिस्ट, एज अ रिप्रोडक्टिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट, हम मेजॉरिटी ऑफ द डॉक्टर्स हम ये थोड़ा अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं सबके पास कि आप अपना फर्टिलिटी को प्रिजर्व कर सकते हो। ओके। एक टर्म आजकल हम यूज करते हैं फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन, कि आप अपनी फर्टिलिटी को प्रिजर्व कर लो। ठीक है, कोई फोर्स नहीं कर रहा कि आप अभी प्रेगनेंसी करिए। अगर आप 35 के बाद प्रेगनेंसी करना चाहते हैं या 40 के बाद भी प्रेगनेंसी करना चाहते हैं तो आप अपने एग्स फ्रीज करवा सकते हैं। ओके। या फिर अगर आप मैरिड हैं और एज अ कपल आप 35 या 40 के बाद प्रेगनेंसी करना चाहते हैं तो आप एम्ब्रियो फ्रीज करा सकते हैं। वो भी दो अलग चीजें हो गई। एक हो गया कोई अनमैरिड फीमेल है जो मतलब 30 एज के आसपास है, या इवन 25 टू 30 एज के बीच में है, या 30 टू 35 ईयर्स के बीच में, जिनको पता है कि वो अगले 2-3 साल या 4-5 साल तक प्रेगनेंसी नहीं प्लान करेगी। तो वो किसी भी रिप्रोडक्टिव मेडिसिन कंसल्टेंट या फर्टिलिटी एक्सपर्ट के पास जाके अपना चेकअप करा सकती हैं टू नो कि उनका ओवेरियन रिजर्व कैसा है। एंड फिर वो रिप्रोडक्टिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट या आईवीएफ एक्सपर्ट उनको बता सकते हैं कि ये आपका ओवेरियन रिजर्व है, हम आपके एग प्रिजर्व कर सकते हैं। आईवीएफ प्रोसीजर सेम ही होता है, इंजेक्शंस लगते हैं 10 से 12 दिन, एंड फिर अंडर एनेस्थीसिया एग्स निकाल लिए जाते हैं और फिर वो लेबोरेटरी के अंदर एग्स को फ्रीज कर देते हैं। फिर जब भी वो शादी करती हैं 3 साल बाद 4 साल बाद तो अपने हस्बैंड को ला सकते हैं, हस्बैंड का सीमन सैंपल लेके हम उनके एम्ब्रियो बना सकते हैं और फिर एम्ब्रियो को यूट्रस के अंदर डाल सकते हैं। अच्छा, ये कितना जैसे मान लीजिए कितने साल तक फ्रीज रह सकता है एग्स? 10 इयर्स के लिए। 10 साल के लिए? हाँ जी। उसके बाद खराब हो जाता है? नहीं, खराब नहीं होता है, बट अभी लॉ के हिसाब से ओके। हम 10 इयर्स के लिए हमारे पास परमिशन है फ्रीज रखने के लिए। 10 इयर्स के बियॉन्ड परमिशन नहीं है। खराब नहीं होता है। ओके, खराब क्योंकि हम उसको लिक्विड नाइट्रोजन एक होता है -196 डिग्री पे करते हैं। ये प्रॉपर स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर है, तो फ्रीज तो अब और भी सालों तक रख सकते हैं, बट लॉ के हिसाब से एज ऑफ नाउ 10 इयर्स के लिए हम करते हैं। तो ये हम सिर्फ उन फीमेल्स के लिए नहीं करते हैं कि जिनको सिर्फ अभी चाइल्ड बेयरिंग डिले करना है। बहुत सारे कैंसर पेशेंट्स आते हैं हमारे पास जिनको कीमोथेरेपी लगनी होती है। तो कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी एक ऐसी दवाइयाँ होती है जो अंडा बनने की क्षमता या स्पर्म बनने की क्षमता खराब कर सकती है। ये कैंसर पेशेंट्स को भी डॉक्टर बताते हैं कि उनकी दवाइयों से अंडा बनने की क्षमता और स्पर्म बनने की क्षमता खराब हो सकती है। तो वो पेशेंट्स भी हमारे पास आते हैं कि कीमोथेरेपी से पहले हमें हमारे एग प्रिजर्व करने हैं या स्पर्म प्रिजर्व करने हैं। तो हम उन पेशेंट्स के लिए भी 10 इयर्स के लिए प्रिजर्व करके रखते हैं। जब उनकी कैंसर की दवाइयाँ ख़त्म हो जाती हैं, वो रिकवर हो जाते हैं, कुछ सालों के बाद शादी करते हैं, तो उस टाइम पे भी उनके एग और स्पर्म यूज़ किए जा सकते हैं। तो ये ऐसे पेशेंट्स के लिए भी, नॉट जस्ट डिले करने के लिए, कैंसर पेशेंट्स में भी यूज़ हो सकता है। इसमें कॉस्ट कितना आता है? एग फ्रीज अगर हमको करना हो तो कितना कॉस्ट आता है? क्योंकि अक्सर से सुनने में बहुत महंगा लगता है, बहुत महंगा होगा यार। नहीं, जैसे आईवीएफ का कॉस्ट मैंने बताया 1.5 लाख टू 2 लाख रुपीस तक का जनरल रेंज होता है। वेरियस लैब्स का अलग अलग होता है। तो 1.5 लाख से 2 लाख रुपए का तो पहले आईवीएफ का प्रोसीजर हो गया। एग का भी वैसे ही निकाला तो सेम तरीके से जा रहा है, तो वो हो गया। लेकिन ये कि हर साल प्रिजर्व रखने के लिए वो एनुअल चार्जेस पे करने पड़ते हैं। तो एनुअल चार्जेस ऑल्सो वेरी फ्रॉम लैब टू लैब। It can range from 30,000 to 50,000 rupees or 30,000 to 60,000 rupees as an annual charge. Annual charge. हाँ जी, हाँ जी। तो सपोज अगर 2 साल के लिए या 3 साल के लिए प्रिजर्व करना है तो इट विल बी लाइक अप्रोक्सीमेटली 50,000 पर ईयर मान लीजिए, तो 1.5 लाख रुपए। अच्छा, अभी आपने जैसे बोला कि जो कैंसर स्पेशलिस्ट होते हैं कीमोथेरेपी देना पड़ता है, इससे और भी बॉडी पार्ट्स पे जो है प्रॉब्लम होती है। जिन लोगों को स्टडी होता है, जैसे एड्स आप मान लीजिए, HIV होता है, तो क्या HIV वाला जो भी मतलब कैंडिडेट है, पर्सन है, अगर उसको अपने एग फ्रीज कराने हो तो क्या उस एग्स में HIV का वायरस होगा? ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि नहीं? या फिर क्या वो IVF के थ्रू अपने बच्चा मतलब पैदा कर सकता है? IVF के थ्रू प्रेगनेंसी हो सकती है उनको, बस हमें एज अ डॉक्टर प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। जो रेट्रोवायरस HIV पॉजिटिव पेशेंट या कोई भी वायरल इन्फेक्शन पेशेंट्स होते हैं, उनका हम कुछ टेस्ट करवाते हैं देखने के लिए कि उनकी इन्फेक्टिविटी कितनी है। इन्फेक्टिविटी मतलब जैसे आपने कहा कि वो स्पर्म में या फिर एग में आ सकता है कि नहीं।
तो आजकल दवाइयाँ अवेलेबल है, तो हम प्रेफर करते हैं कि वो पेशेंट मेडिसिन पे हो, मेडिसिन से उनका इन्फेक्शन कंट्रोल्ड हो। एक होता है HIV RNA लेवल्स देखने के लिए, उससे पता चल जाता है कि उनका इन्फेक्शन कंट्रोल में है कि नहीं है। ओके। तो प्रेफरेंस ये रहती है कि दवाइयाँ दे के इन्फेक्शन को कंट्रोल करा जाए और फिर हम IVF करके उनके एग या एम्ब्रियो को प्रिजर्व कर सकते हैं। और हमारे पास जैसे जब हम उनको प्रिजर्व करते हैं या फ्रीज करते हैं तो हमारे पास कंटेनर्स होते हैं, हम उनको बोलते हैं क्रायो कैंस, मतलब जिसमें हम उनको फ्रीज करके रखते हैं, वो सेपरेट होते हैं। कोई भी पॉजिटिव पेशेंट है वो हम जनरल पॉपुलेशन के साथ नहीं रखते हैं, इट इज केप्ट इन अ सेपरेट कंटेनर एज अ स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसीजर। ओके। बट आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि वो प्रेगनेंसी कर सकते हैं थ्रू IVF और नॉट, दे कैन डू इट। ओके। कितना टाइम लगता है IVF करने में? जैसे मुझे कि किसी को आज से कराना है तो आज के कितने दिन बाद उसको मतलब प्रोसेस पूरा हो रिजल्ट जाएगा? पता चलेगा। हाँ। जैसे मैंने बताया इनिशियली जो पीरियड के सेकेंड डे से हम 10 से 12 दिन के इंजेक्शंस देते हैं, उसके बाद जब हम एग रिट्रीवल करके एम्ब्रियो बनाते हैं, बाय द टाइम हम एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं उसमें अराउंड स्टार्टिंग डेट से वो 20 डेज लग जाते हैं। 20 डेज के बाद एटलीस्ट 14 to 16 डेज के बाद हम प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हैं। प्रोसीजर तो 20 डेज में कंप्लीट हो जाएगा, बट जो रिजल्ट मिलेगा वो उसके 2 हफ्ते बाद मिलेगा। जब हमने एम्ब्रियो डाला तब हम ये पूछेंगे ना सक्सेसफुल हुआ कि नहीं सक्सेसफुल हुआ, प्रेगनेंसी हुई कि नहीं हुई, तो वो 2 हफ्ते बाद 14 to 16 डेज के बाद ही पता चलता है। ओके। कोई ऐसी सक्सेस स्टोरी है आपने किया हो किसी का IVF, कोई ऐसी सक्सेस स्टोरी जो बहुत ज़्यादा हो कि हाँ ये हो नहीं रहा था बट ये अचीव किया है हमने? बहुत सारे हैं बहुत सारे होते हैं एंड बहुत अच्छा लगता है जब होता है तो। ओके। तो देर आर पेशेंट्स, जैसे अगर फर्स्ट एग्जांपल दे सकते हैं कि मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी है। ओके। मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी में क्या होता है कि जब हम एग्जामिनेशन, हिस्ट्री एग्जामिनेशन टेस्टिंग करते हैं तो कभी कभार बहुत कम स्पर्म काउंट्स निकलते हैं। लाइक अगेन ये नहीं पता है, आई वुड लाइक टू टेल ऑल्सो, ये वाला जो सक्सेस स्टोरी है, एक कपल आए, यंग कपल थे, 25 to 30 ईयर ओल्ड की एज ग्रुप की ही होंगे, हस्बैंड जिम जा रहे थे, जिम में उनको सप्लीमेंट्स दिए जा रहे थे, ही लॉस्ट 15 kgs, 15 kg तो लूज कर लिया उन्होंने, बट सप्लीमेंट्स जो उन्होंने लिए उनके ट्रेनर ने उनको नहीं बताया कि उसमें स्टेरॉइड्स हैं या टेस्टोस्टेरोन है। तो टेस्टोस्टेरोन अगर या स्टेरॉइड सप्लीमेंट्स अगर कोई लेता है तो उनका स्पर्म प्रोडक्शन बहुत कम हो जाता है। दोनों केस में स्टेरॉइड ले या फिर हाँ जी, टेस्टोस्टेरोन? हाँ जी, स्पर्म प्रोडक्शन बहुत कम हो जाता है और ये बहुत कॉमन चीज़ हो गई है, बहुत कॉमन चीज़ हो गई है, क्योंकि ऑब्वियसली सब जिम जाना आजकल पसंद करते हैं, मेल्स जाना पसंद करते हैं और वो चाहते हैं कि मसल्स भी बन जाए, बीफ अप भी हो जाए, तो ट्रेनर्स उनको स्टेरॉइड या टेस्टोस्टेरोन एडवाइस कर देते हैं, बट कोई भी उनको ये नहीं बताता है कि इवेंचुअली उनका स्पर्म प्रोडक्शन कम हो जाएगा। तो जब वो आते हैं हमारे पास कपल, दे आर नॉट अवेयर अबाउट इट। जब हम टेस्ट करते हैं और हम बोलते हैं कि आपका सीमन प्रोडक्शन या स्पर्म काउंट बहुत लो है, तो उनको बहुत हैरानी होती है कि ये कैसे हो गया, मैं तो बिल्कुल फिट हूँ, मैं तो यंग हूँ और बिल्कुल फिट हूँ। तो जब हम उनसे हिस्ट्री लेते हैं, हम पूछते हैं कि आप जिम तो नहीं गए, आपने कोई सप्लीमेंट्स तो नहीं लिए, तब वो बताते हैं कि हाँ हमने सप्लीमेंट्स लिए। तो हम फिर उनका सीमन एनालिसिस के साथ कुछ हार्मोन टेस्ट करके देखते हैं, उससे हमें आइडिया लग जाता है। फिर जब हम उनके सारे ऐसा नहीं कि रिकवर नहीं हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कितने टाइम से ले रहे हैं, किस डोज में ले रहे हैं, तो कभी कभार स्टॉप करने से 3 से 6 महीने में थोड़ा रिकवर भी हो जाता है, बाकी हम कुछ मेडिसिन दे के भी रिकवर कर लेते हैं। तो जो सक्सेस स्टोरी की बात कर रहे हैं, ऐसे ही एक कपल आए थे हमारे पास, विच दे वर नॉट अवेयर अबाउट कि जिम सप्लीमेंट से उनको कुछ दिक्कत हो सकती है, द सीमन काउंट वाज ऑलमोस्ट 0। फिर उनको स्टॉप करके मेडिकेशंस हमने, मतलब उनका सप्लीमेंट स्टॉप करके हमने मेडिकेशंस दी, ओवर 3 to 6 मंथ सीमन क्वालिटी थोड़ी बेटर हुई, स्पर्म क्वालिटी थोड़ी बेटर हुई, and then we did the IVF for them and they have a baby right now. Okay. तो this is one example. That is, ये तो young couple था, बहुत frequently आजकल हमने देखा है कि ऐसा होता है। Then we have couples जिन्होंने multiple IVF cycles करवा रखे हैं outside Delhi से, maybe sometimes with, like जिसमें मैंने आपको बोला smaller centers, maybe the what do you say, the facility जो available होती है वो इतनी अच्छी नहीं होती है,
तो मल्टीपल फेलियर्स के साथ हमारे पास आते हैं, बट हम फर्स्ट गो में ही अगर उनको बेस्ट पॉसिबल फैसिलिटी दें और बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट दें तो वो फर्स्ट गो में भी प्रेग्नेंट हो जाते हैं। ओके। तो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जो 3-3 4-4 आईवीएफ फेलियर्स के साथ भी आते हैं कि इतनी बार उसमें क्या होता है, एक बार आईवीएफ करवाया, एम्ब्रियोज फ्रीज कर लिए और 3-4 बार एम्ब्रियो ट्रांसफर हो गया जी। बट नेगेटिव रिजल्ट आया। बट नेगेटिव रिजल्ट क्यों आ रहा है उसका कारण कोई ढूंढता नहीं है। एम्ब्रियो इंजेक्ट करने के बाद भी निगेटिव हो सकता है? हाँ अच्छा। हाँ, एम्ब्रियो डाल दिया तो जरूरी नहीं कि जाके वो इम्प्लांट हो जाएगा। बच्चेदानी के अंदर, जैसे हिंदी में बोले, हाँ हाँ। एम्ब्रियो जब हम डालते हैं उसको जाके सिंपल भाषा में यूट्रस की लाइनिंग के ऊपर जाके चिपकना होता है, ओके। उसको हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन होना। ओके। वो हमारे हाथ में 100% नहीं है, हमने तो एम्ब्रियो बना के भी डाल दिया, हाँ। बट वो जाके इम्प्लांट होना चाहिए तभी तो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। तो उसी की बात करें सक्सेस रेट की 70%, अगर मैंने एम्ब्रियो डाला तो जरूरी नहीं कि 100% प्रेगनेंसी होगी, 70% चांस है कि प्रेगनेंसी होगी, 30% चांस है नेगेटिव रिजल्ट भी आ सकता है कि मतलब प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो उसके भी कारण होते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं, 1000 कारण होते हैं। तो उसके लिए फिर हम कुछ टेस्ट करते हैं कि हमने एम्ब्रियो डाला, नहीं इम्प्लांट हुआ, क्या कारण हो सकते हैं, हम उनको टेस्ट करते हैं। टेस्ट में अगर कुछ रिजल्ट आता है तो उसके हिसाब से ट्रीटमेंट करते हैं कि अच्छा नहीं इम्प्लांट हुआ, टेस्ट करवाया, ये टेस्ट में कुछ रिपोर्ट में दिक्कत आई तो पहले दवाई देते हैं, फिर सेकेंड टाइम एम्ब्रियो ट्रांसफर का प्लानिंग करते हैं कि इस टाइम पॉजिटिव आना चाहिए। ओके। अच्छा मैम, लास्ट में मैं आपसे एक सवाल, अभी जब हम जिम के बारे में बातें कर रहे थे और ये इसके बारे में मुझे भी नहीं पता था, जैसा कि आपने बताया कि ये आपकी मतलब प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम ये कर सकता है, तो क्या कहना चाहेंगे आपकी जिम करते वक्त लोगों को, अगर आपको अपने स्पर्म को हेल्दी रखना है तो किन कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि वो गलती ना करे जो उसका कपल ने किया है? तो जिम जाना बहुत अच्छी बात है, जिम जाना चाहिए, डाइट एंड एक्सरसाइज करनी चाहिए, वेट ट्रेनिंग एंड एवरीथिंग कैन बी डन, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट रादर देन टेकिंग जो सप्लीमेंट्स आप बिना सोचे समझे जिम इंस्ट्रक्टर के बोलने से आप ले लेते हो, वो मत करिए। यू कैन, आप हाई प्रोटीन डाइट जो ले सकते हैं हम, चाहे वेजिटेरियन फूड होता है चाहे नॉन वेजिटेरियन फूड होता है, उसमें जो हाई प्रोटीन डाइट ले सकते हो, जो जनरल प्रोटीन पाउडर्स होते हैं वो लिए जा सकते हैं। That will also help you to beef up and get your muscles, right? ओके। आपको स्टेरॉइड्स या टेस्टोस्टेरोन नहीं लेना चाहिए। हम्म। और बहुत ही ज्यादा रिक्वायरमेंट है तो पहले किसी डॉक्टर को कंसल्ट करिए, वैसे वो भी नहीं करना चाहिए। आई वुड नॉट एडवाइज कोई भी इस टाइप के सप्लीमेंट्स लेने। प्रोटीन सप्लीमेंट्स जनरली आप ले सकते हो, अपना नॉर्मल एक्सरसाइजेस वेट ट्रेनिंग आप कर सकते हो, गुड फूड खाइए, गुड डाइट लीजिए, फ्रूट्स वेजिटेबल्स, हाई प्रोटीन डाइट्स, कार्ब्स कम करिए, जो नॉर्मल कार्बोहाइड्रेट्स है वो कम खाइए, तो उससे भी वेट लॉस होगा और मसल्स बनेंगे, आपको सप्लीमेंट्स लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके। सिंपल तरीके से लॉन्ग टर्म के लिए ज़्यादा ध्यान दीजिए रादर देन शॉर्ट टर्म। तो जो वो कपल था जिन्होंने वेट लॉस के लिए, तो उन्होंने शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स देखने के लिए वो चीज़ करा कि 3 महीने में 15 किलो कम करने हैं और मसल्स बनानी है, इसलिए उन्होंने वो टेस्टोस्टेरोन और स्टेरॉयड इंजेक्शंस लिए। बट ये नहीं करना चाहिए ये लड़कियों पे भी अप्लाई होता है? लड़कियों पे भी अप्लाई होता है। ओके। बट ये ठीक है क्योंकि टेस्टोस्टेरोन सप्लीमेंट्स और स्टेरॉइड्स जनरली बॉयज को ज़्यादा दिए जाएंगे एज कम्पेयर टू फीमेल्स, लेकिन एनी काइंड ऑफ स्टेरॉयड इंजेक्शंस विल हार्म योर फर्टिलिटी, मतलब वो फर्टिलिटी को इफेक्ट करेगा चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो। ओके। तो वो आजकल बहुत कॉमन हो गया है सप्लीमेंट्स लेना, और लड़के लड़कियों को पता नहीं है इसके बारे में, एंड जब वो हमारे पास आते हैं तब पता चलता है कि दिक्कत कहाँ है। ओके सर, लास्ट में एक बात ये कि अगर जो भी हमारे व्यूअर्स हमको देख रहे हैं उनको आईवीएफ की ज़रूरत है और आपसे कंसल्ट करना है, वो कैसे करेगा? तो मुझसे कंसल्ट करना है तो आई हैव माई ओन इंस्टाग्राम अकाउंट, डिटेल्स आर अवेलेबल ओवर देयर, and I am working in Fortis Hospital, Shalimar Bagh, as a reproductive medicine consultant and an IVF expert. So they can come and meet me directly over there also. Online appointment is available and my phone number is available on my Instagram account. You can call and get the appointment also. Thank you so much, ma'am. Thank you. Thank you.